हेलो स्टूडेंट्स, O2 आईएएस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर। ये जो आज की करंट अफेयर हैं ये आपका नायब तहसीलदार के करंट अफेयर्स के लिए लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट क्लास में हमने पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था और आज हम देखने वाले हैं जनवरी और अप्रैल से लेके बाकी की बचे हुए जो पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ थी, आज वो देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। जिसने भी O2 आईएएस अकेडमी की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप O2 आईएएस अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आपको एक HPNT का कोर्स मिलेगा, उसमें जाके आप करंट अफेयर सेक्शन में से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़, पहली अपॉइंटमेंट, दैट इज़ जो चारू दत्त मिश्रा जी हैं, अभी रिसेंटली उनको एक अवार्ड दिया गया है, जिस अवार्ड का नाम है विटले गोल्ड अवार्ड। विटले गोल्ड अवार्ड जो है वो विटले फंड फॉर नेचर प्रोवाइड करता है। वो इसीलिए प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने भी एनिमल की कंजर्वेशन वगैरह के लिए काम किया हो। तो जो चारू दत्त मिश्रा जी हैं उन्होंने स्नो लेपर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए काम किया है। इससे पहले भी उनको 2005 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो IPGA के चेयरमैन हैं, अभी रिसेंटली बिमल कोठारी जी को अपॉइंट किया गया है। अगर मैं IPGA की बात करूं तो इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन है, जो कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पल्सेस और ग्रेन की ट्रेड वगैरह है और उन चीज़ों का एक्सपोर्ट है उसके लिए काम करती है, उस चीज़ों की एक तरह से डेवलपमेंट करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अभी जो चेयरपर्सन है दोबारा से अपॉइंट हो गए हैं, जो कि हैं पंजाब कैडरे के रिटायर्ड IPS ऑफिसर जिनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा जी। ठीक है, इनको अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं इस कमीशन के बारे में बात करूं तो आपको पता ही होगा कि हमारी कंट्री के अंदर 6 ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी डेवलपमेंट के लिए ये कमीशन काम करता है। वो 6 माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं वो आपने याद रखना है, दैट इज़ मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरोएस्ट्रियन एंड जैन्स। इस कमीशन को 1992 में एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो आप देख सकते हो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो UPSC के चेयरमैन हैं, अभी रिसेंटली नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी जी। ठीक है, आपको पता ही होगा UPSC के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ग्रुप A ऑफिसर रैंक के जो एग्ज़ाम्स वगैरह है उसकी रिक्रूटमेंट के लिए ये कमीशन काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो IFS ऑफिसर हैं विनय मोहन क्वात्रा जी, अभी रिसेंटली उनको नए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे वो थे हर्षवर्धन श्रिंगला जी, अभी रिसेंटली जिनको G20 के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया, ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसके बाद अगर हम देखें कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता क्या है, तो जितनी भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री होती है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो एक फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ही होता है। इसके अलावा जो बाकी की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जितने भी डिप्लोमेटिक बात करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर जाता है वो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिस अपराजिता शर्मा जी हैं, अभी रिसेंटली उनको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, उनके एज अ वाइस चेयरपर्सन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अगर मैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1865 के अंदर बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए ये काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर S राजू जी हैं, अभी रिसेंटली उनको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। अगर मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूं यहाँ पे तो ये 1851 में बना था, जो कि एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम यही होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं उन सारी साइट्स को प्रिजर्व करने का काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो विश्वास पटेल जी हैं, अभी रिसेंटली उनको PCI के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं यहाँ पर PCI की बात करूँ तो दैट इज़ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस है उस चीज़ों को प्रमोट करती है और यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स करवाने के लिए डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर रेणु सिंह जी हैं, अभी रिसेंटली उनको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून वाला है उसके एज ए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आपको पता ही होगा, जितने भी आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट सर्विसेज वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो इंडियन वाले हों या फिर स्टेट कैडरे के हों, उन सबकी जो ट्रेनिंग होती है वो इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर करवाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खांडरे जी हैं, अभी रिसेंटली उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपने यहाँ पर याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडवाइज़र हैं, ठीक है। अदरवाइज जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे, वो अजीत डोभाल जी हैं। ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रंजीत रथ जी हैं, अभी रिसेंटली उनको ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करूं यहाँ पर, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक सरकारी कंपनी है बेसिकली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। ये कंपनी ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अजय भूषण पांडे जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, अभी रिसेंटली उनको एनएफआरए के चेयरपर्सन के रूप में 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। अगर मैं यहाँ पर एनएफआरए की बात करूँ, दैट इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी है जो हमारे इंडिया के अंदर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2018 के अंदर बनाया गया था, और एक जब भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसको किसी न किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है। तो इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, अभी रिसेंटली उन्होंने AK सिकरी जी को चारधाम प्रोजेक्ट की हाई पावर्ड कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। अगर मैं यहाँ पर चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड वाले रीजन में एक हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि 2 लेन हाईवे है। ये हाईवे जितने भी धाम्स है उन सबको कनेक्ट करने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करने के लिए ये एक 2 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है ये आपने याद रखना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस हाईवे को बनाने का काम कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माधवीपुरी जो बच जी हैं, अभी रिसेंटली उनको सेबी का एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अगर मैं यहाँ पर सेबी की बात करूँ, दैट इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ऐसा बोर्ड है जो कि हमारी स्टॉक मार्केट को एक तरह से रेगुलेट करता है। पहले ये सिंपली एज अ अथॉरिटी बना दिया गया था, लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना दिया गया एक एक्ट के द्वारा, दैट इज़ 1992 में सेबी एक्ट आया था, उसके द्वारा इस बोर्ड को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो सेबी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर लाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टी राजा कुमार जी हैं, अभी रिसेंटली ये एक सिंगापुर के पर्सन हैं जिनको 2 साल के लिए FATF का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। अगर मैं FATF की बात करूं, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक ऐसी फोर्स है जो कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट लड़ती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1989 में G7 कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया था। G7 कंट्रीज़ के अंदर टोटल 7 कंट्रीज़ आती हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो टेरर फाइनेंसिंग है वो 2001 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली UGC ने प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी को NAC का एक तरह से चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अगर मैं यहाँ पर NAC की बात करूँ, दैट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो बेंगलुरु के अंदर है। इस एक्रीडेशन काउंसिल का काम यही होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन सब इंस्टीट्यूट को ग्रेडिंग प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप पूछते हो ना कि हमारे कॉलेज का जो रैंक है वो NAC ग्रेड A है, दैट मीन्स NAC ने हमारे कॉलेज को ग्रेड A प्रोवाइड किया है। इसका मतलब यही होता है कि उस कॉलेज की जो क्वालिटी है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा है। तो NAC जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के क्वालिटी एश्योरेंस का काम करता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है G अशोक कुमार जी, जो कि एक रिटायर्ड वाइस एडमायरल हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सबसे पहली बार अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आईएएस विनीत जोशी जी हैं, अभी रिसेंटली उनको सीबीएसई के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। सीबीएसई यहाँ पे आपको पता ही होगा, दैट इज़ अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हमारे ऑल इंडिया में जो भी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर ये बोर्ड लागू होता है। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो सबसे पहली बार ये 1929 के अंदर बनाया गया था, बाद में बहुत बार इसको अमेंड किया गया और रिकन्स्टिट्यूट किया। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं, अभी रिसेंटली उनको एनसीईआरटी के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। एनसीईआरटी भी आपको पता ही है, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के डायरेक्टर का जो टर्म होता है या तो 5 सालों तक होता है या फिर जब तक उनकी जो एज है वो 65 ईयर्स ना हो जाए। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो इसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको भी किसी न किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाएगा। तो इसको सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो विनोदानंद झा जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर हैं, अभी रिसेंटली उनको पीएमएलए के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं पीएमएलए की बात करूं, दैट इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि 2002 में बनाया गया था। इस एक्ट के द्वारा हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट जो है, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन दी गई हैं। अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करूं तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि जितना भी इलीगली कमाया गया पैसा है उसको अगर लीगल तरीके से दिखाया जाए तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो यहाँ तक जो आपकी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपने याद रखनी है। यहाँ तक हमने जैन से लेके अप्रैल तक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी कवर कर ली हैं। यहाँ तक आपके जितने भी नायब तहसीलदार के करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाते हैं। आपने करना क्या है, जब भी आपका नोटिफाई होगा एग्ज़ाम, उस टाइम तक आपने सारी जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को क्विक रिवीजन देते रहना है, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।